वेलकम आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम पढ़ रहे थे सॉइल मैकेनिक्स एंड सॉइल मैकेनिक्स में अपने रनिंग थी चैप्टर नंबर 1 जिसमें हमने स्टार्ट किया था ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, हमारे लिए थोड़ा सपोर्ट करिए। आइए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए। सॉइल मैकेनिक्स की जो क्लासेस होंगे ये कंप्लीटली फ्री होंगे। आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक कंप्लीट देखिएगा। इसमें मैं गेट, ईएसई, एसएससी, ऑब्जेक्टिव, कन्वेंशनल सारा कुछ कंसेप्ट समझाते वक्त ही करवा दूंगा। ठीक है, तो सेशन हो सकता है टाइम लग जाए क्योंकि समझाना भी आपको चीजें बहुत बेसिक लेवल से चलेगा, चीज बहुत जीरो लेवल से चलेगा चीज। ठीक है, तो ये सभी तरह के स्टूडेंट के लिए है जो सॉइल मैकेनिक्स को अच्छे से अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे हैं और एग्जामिनेशंस में आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं इम्प्रॉपर विजुअलाइजेशन होने के कारण। तो वो चीजें यहाँ पे आपकी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो कंप्लीटली देखिएगा पूरा सेशन को, तभी आप सॉइल सीख पाएंगे। बीच बीच में आधे अधूरे में छोड़ेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। ये सेशन डेली 9 से 10 बजे के बीच रात में हम अपलोड कर दिया करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने टाइप्स ऑफ सॉइल वाला एक टेबल बना रखा होगा, है ना? यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कुछ कुछ टाइप ऑफ सॉइल है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे कुछ कंसेप्ट में हम आगे जाएंगे, बढ़ेंगे। तो बेंटोनाइट क्ले के बारे में, बेंटोनाइट सॉइल के बारे में लास्ट में हमने डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल है दैट इज योर, वो बहुत ही अच्छा तो नहीं, बहुत ही फेमस सॉइल है जिसका नाम है ब्लैक कॉटन सॉइल। ये बहुत ही फेमस सॉइल है ब्लैक कॉटन सॉइल। ये पूरा साउथ इंडिया, महाराष्ट्र साउथ इंडिया वाले इलाके में ये सॉइल पाई जाती है। इसका रंग काला होता है, इसीलिए इसको हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें ब्लैक सॉइल तो और भी अलग अलग सॉइल हो सकते हैं ब्लैक काले रंग का, बट ये जो सॉइल है स्पेशली इसमें कपास की खेती बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है क्योंकि कपास के खेती के लिए ना आपको पानी बहुत ज्यादा चाहिए। तो ये सॉइल का कुछ ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि इसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा रिटेन हो सकता है, ये पानी को ज्यादा होल्ड कर सकता है लंबे समय तक। और कपास की खेती में आपको बहुत ज्यादा पानी चाहिए। आप इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो वहां पे मैंने डेल्टा लिखवाया फॉर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स। तो वहां पे देखेंगे कॉटन का डेल्टा सबसे ज्यादा हाई है। तो इस सॉइल में कॉटन की कल्टीवेशन की जाती है, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। अब ये फेमस क्यों है? फेमस इन दी सेंस कि देखिए हम इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं ना, तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे ये सॉइल में जितने भी नेगेटिव प्रॉपर्टीज हो सकते हैं वो सारे के सारे इसमें प्रेजेंट है, अवगुण। कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सारे के सारे नेगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। कहने का मतलब है जैसा कि एक पॉइंट तो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें मॉइस्चर ज्यादा होल्ड कर सकती है ये सॉइल, मतलब इसमें वॉइड ज्यादा है। वॉइड ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा होल्ड कर पाएगी, मतलब कंप्रेसिबल ज्यादा है, इसकी श्रिंकेज ज्यादा होती है, स्वेलिंग ज्यादा होती है, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है। तो सोचिए कंप्रेसिबिलिटी अगर ज्यादा है तो प्रॉब्लम क्या होगा। ये मान लो अभी सॉइल है, ठीक है, अब कितना भी कॉम्पैक्शन उसको कर देंगे ना वो कोई काम का नहीं होता है। हमने एक साइट का वीडियो भी बनाया था, हम जब साइट पे थे, जब एक्सकवेशन कर रहे थे, है ना, मतलब रेलवे साइट पे मिट्टी हमको काटना था। ओके, कटिंग करना था, कटिंग सेक्शन थी। तो कटिंग सेक्शन में कटिंग कर रहे थे, बीच में ब्लैक कॉटन सॉइल आ गई। स्पेशली रिकमेंडेड कि ब्लैक कॉटन सॉइल जहां पर भी आ जाएगी वो जगह को पूरा काट के वो मिट्टी को बाहर निकालो, फेंको रे। फेंकने के बाद वहां पे अच्छा मिट्टी भरो, फिर कॉम्पैक्शन करो। और ये नहीं कि थोड़ा 300-400 मीटर का लेयर काट दिया, नहीं नहीं, अगर पूरे इलाके में ब्लैक कॉटन सॉइल ही है और कटिंग सेक्शन है तो जो आपका फॉर्मेशन लेवल होता है वहां से वो अलग अलग रिकमेंडेशन आती है, लेकिन हमारे पास जो रिकमेंडेशन थी 1.5 मीटर काट के निकाल के फिर 1.5 मीटर का एक बॉक्स बना, उसमें फिर हमने अच्छा मिट्टी को भरा, फिर उसको रोलिंग किया और फॉर्मेशन लेवल अचीव किया। वहां पे कंप्रेसिबल है, ये दब जाती है, दबने के कारण सेटलमेंट हो जाएगी। सेटलमेंट हो जाएगी तो आपका स्ट्रक्चर में डिफरेंशियल क्रैक्स आ जाएंगे, स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, फाउंडेशन फेल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लोड को ये बियर नहीं कर सकता है। तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी नेगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं वो सारे कुछ इसमें है ब्लैक सॉइल के अंदर। समझ में आ रहा है? इसलिए ये फेमस सॉइल है, इंटरव्यू वगैरह में बहुत इसके बारे में पूछे जाते हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी पूछेंगे कैसे कंस्ट्रक्शन करोगे, सिंपली आपको यही बताना है, वहां से मिट्टी निकाल देंगे, अच्छा मिट्टी भरेंगे एक पर्टिकुलर डेप्थ का, फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लिखिए,
इसके बारे में कितना कहानी लिखेंगे उतना कम है ना, जितना भी आप लिखोगे उतना कम है। अब सब कुछ इसका बेकार ही होता है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, पूरा अवगुण भरा हुआ है। लिखिए, इट हैव ऑल नेगेटिव प्रॉपर्टीज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। हाई स्वेलिंग होती है इसमें, हाई श्रिंकेज आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इट इज हाईली कंप्रेसिबल सॉइल ऑल्सो, हाई प्लास्टिक भी होता है, प्लास्टिसिटी भी हाई हाई होता है। अभी हाई प्लास्टिसिटी में इसमें लिख लीजिए मॉन्ट मोरोलोनाइट। अब ये मॉन्ट मोरोलोनाइट क्या है, ये जब हम क्ले मिनरल्स पढ़ेंगे वहां पे और डिटेल में आपको समझ में आएगा। मॉन्ट मोरोलोनाइट, अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि मॉन्ट मोरोलोनाइट एक तरह का क्ले मिनरल होता है, और ये क्ले मिनरल अगर क्ले में प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है, ये एक तरह का फाइन ग्रेन्ड सॉइल है। इट इज टाइप ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल, फाइन ग्रेन्ड सॉइल। एक चीज और आप ध्यान रखिए, देखिए जनरली होता ये है ना, जितने भी फाइन ग्रेन्ड सॉइल हैं वो सारे केमिकल वेदरिंग के कारण बनते हैं, है ना। फाइन ग्रेन सॉइल्स आर रिजल्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग, जनरली सारे के सारे केमिकल वेदरिंग से जो भी सॉइल बनता है वो फाइन ग्रेन होता है। तो ये ब्लैक कॉटन सॉइल है तो कहीं ना कहीं केमिकल वेदरिंग से ही बनी है। अब ये किस चीज की केमिकल वेदरिंग से बनती है, बेसाल्ट रॉक, बसाल्ट रॉक, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखिए। बसाल्ट रॉक केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, क्योंकि ये पाई जाती है आपके साउथ इंडिया और महाराष्ट्र वाले रीजन में, तो वो एक पठार है, प्लेट्यू है, तो वो प्लेट्यू जो है वो उसमें वहां पे बसाल्ट रॉक ज्यादा मिलता है, तो उनका जब केमिकल वेदरिंग होता है तब जाके ये ब्लैक कॉटन सॉइल बनती है ना। जनरली ब्लैक इन कलर होता है, मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी इनकी हाई होती है, जिस फाइन है तो ऑब्वियसली वॉइड रेशियो जो होगा, आगे चल के हम बात करेंगे वॉइड रेशियो क्या होता है, लेकिन ध्यान रखिए जनरली फाइन सॉइल जो होती है उसमें वॉइड रेशियो हाई होती है। तो वॉइड रेशियो हाई है तो मतलब पोर्स ज्यादा है इसमें, अगर पोर्स इसमें ज्यादा है तो ज्यादा पानी को होल्ड कर सकता है, अगर ज्यादा पानी को होल्ड कर सकता है, जो कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, बट कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है, क्योंकि वॉइड ज्यादा है तो दबेगा भी ज्यादा। तो क्या है आगे और अच्छे ढंग से विजुअलाइज होगा, लेकिन अभी के लिए ये समझिए इतना, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स कनेक्ट होना चाहिए। तो हाई श्रिंकेज है, हाईली कंप्रेसिबल है, एंड हाई प्लास्टिक ऑल्सो। मॉन्ट ब्रोलोनाइट जो क्ले मिनरल है ना, इसके कारण हाई प्लास्टिसिटी आती है। इसमें भी अलग अलग वेरिएंट है, सोडियम, पोटेशियम, सब चीज डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, इसका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। अभी नहीं, क्ले मिनरल वाले चैप्टर के अंदर वहां पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। वाटर बॉन्ड होती है जो कि सबसे कमजोर बॉन्ड होती है, वो वाटर बॉन्ड मॉन्ट मोरोलोनाइट में पाई जाती है, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। क्रैक इन समर सीजन ड्यू टू श्रिंकेज, लेक वगैरह देखो मतलब ये लेक छोड़ो यार, कभी देखो सॉइल फट गया है, जब अधिक सूखा पड़ता है, अधिक मतलब समर हो गया, अधिक ड्राई हो गया, तो सॉइल ना फट जाएगा ये, और गंदा फटता है। क्रैक देखो, क्रैक का साइज 100 mm से लेकर 150 mm, 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर, इतने बड़े बड़े ऐसे चौड़े चौड़े फट जाएंगे ये। अब बताओ इतना बड़ा क्रैक आएगा तो इसमें कौन कंस्ट्रक्शन करेगा, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा बेकार चीज है। सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इसका इतना कम होता है कि मत पूछिए। सीयर स्ट्रेंथ क्या होती है आगे हम पढ़ेंगे, चैप्टर है। इसका बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम होता है। यहाँ पे और एक पॉइंट लिख लो, इट हैव आल्सो लेस बियरिंग कैपेसिटी, वेरी लो बियरिंग कैपेसिटी, मतलब जो भी आप इस पे फाउंडेशन बनाएंगे उस फाउंडेशन के लोड को वो अच्छे से रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, उसका स्ट्रेंथ ही नहीं है, उसको उस लोड को बियर ही नहीं कर पाएगा, स्ट्रक्चर लोडिंग को, बियरिंग कैपेसिटी, उस लोडिंग को वो झेल नहीं पाएगा, बियरिंग कैपेसिटी, समझ में आ रहा है, वो बहुत कम होता है। वो हमारी बेटी उठ गई थी ठीक है, उसको अपने सिस्टम बना दिया, उसका मम्मी के पास भेज दिया, कोई बात नहीं, खेलने का तो मन है बट क्लास लेना है। अभी देखो इतना तक देखे, क्रैक बहुत ज्यादा हो सकता है, शियर स्ट्रेंथ बहुत कम, बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम, कुछ भी अच्छा पॉइंट है इसमें, कुछ भी अच्छा पॉइंट नहीं होता है। ये सॉइल को हम ना सब जगह एग्जांपल ठोकेंगे, इसका पूरा जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे सब जगह एग्जांपल इसको देंगे, ये बेकार है, हर एक चैप्टर में बोलेंगे, है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी लिखवा दिया ऊपर ऊपर सारा का सारा पॉइंट, की पॉइंट्स, आप इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक बात और लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपेंसिव सॉइल। मैं कुछ प्रॉपर्टीज आगे समझाऊंगा, जैसे कि बोल रहा हूं अभी स्टार्टिंग ही है, तो बहुत सारे टर्म ऐसे यूज होंगे जो आपको आगे समझ में आएंगे, है ना। तो अभी के लिए इसमें नोट डाउन करके रखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपेंसिव सॉइल। देखेंगे
प्रॉपर्टी समझाने के बाद इंडेक्स प्रॉपर्टी जब बताऊंगा फिर वहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली सारा का सारा समझ में आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, आप इतना यकीन करिए। नहीं तो इससे पहले जो सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा है आप वो पढ़ लीजिए, फिर आके इसको पढ़ना, आपको लगे हाँ सारा का सारा समझ में आ जाएगा बाद में। ये जनरली साउथ इंडिया महाराष्ट्र वाले रीजन में पाई जाती है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, पावर ऑफ हो गई है ना, इसलिए हमने अपना फेस ऑफ कर लिया वीडियो। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये था आपका ब्लैक कॉटन सॉइल। ओके अब और एक तरह का सॉइल होता है, उसको समझिए वो क्या होता है। देखो पहले समझा रहा हूँ, ये देखो इंडिया ऐसा है, इंडिया का लोअर हिस्से को देखो और नॉर्थ ईस्ट को देखो, तो यहाँ पे माउंटेन्स है, पहाड़ है ना, इसे बोलते हैं वेस्टर्न घाट, WG, इसे बोलेंगे ईस्टर्न घाट्स, है ना, ईस्टर्न घाट इसे बोलते हैं। प्लस नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में बहुत सारे माउंटेन्स है, जैसे गारो, खासी, जयंता, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय वगैरह है। तब जब मानसून आती है ना, तो अपने साथ क्या वो बादल वादल लेके आएगी। तो जो क्लाउड्स आते हैं तो क्लाउड्स को क्या करता है, ये जो पहाड़ है, पहाड़ चूंकि बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, है ना, जैसे इतना ऐसे ऊंचे पहाड़ है तो ये बादल आ गई, तो बादल आगे नहीं जा पाती है, ये क्लाउड है, तो ये पहाड़ बीच में ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, बादल आगे नहीं जा पाएगी, इसलिए ये क्या होगी, ये बादल ऊपर जाएगी धीरे धीरे। जब ऊपर जाएगी तब क्या होगा, इसका कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन वगैरह होने के बाद वहां से आपको मालूम है अमृत की धारा बरसेगी, है ना, रेनफॉल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉनसून। और इस तरह का रेनफॉल को भी क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजी में पढ़े, ओरोग्राफिक रेनफॉल, जिसमें माउंटेन इज एक्टिंग एज ए बैरियर। समझ में आ रहा है, तो रेनफॉल हुई, तो जब ये रेनफॉल होगी मूसलाधार बारिश है, जबरदस्त बारिश, मानसून में तो होता ही है एकदम मस्त टाइप का, तब जब ये बारिश होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जो पहले से प्रेजेंट मिट्टी है ना, सुनो बात होता क्या है, जो पहले से कुछ ना कुछ तो मिट्टी होगा ना भाई पहले से, तो जो पहले से प्रेजेंट मिट्टी होता है उसमें बेसिकली एक तरह का सॉल्ट होता है, सिलिका बेस्ड सॉल्ट, है ना, सिलिका बेस्ड सॉल्ट होता है, सिलिका, क्या बता रहा हूं, सिलिका बेस्ड सॉल्ट, ठीक है। ये जो चीज होती है सॉइल के अंदर, इसका क्या प्रॉपर्टी है कि ये पानी के साथ घुल मिल जाता है अच्छे से, पानी के साथ क्या होगा, घुल मिल जाएगा। तो ये पहाड़ों में वगैरह में जो मिट्टी है वगैरह वगैरह, उस पे जब पानी गिरेगी, रेनफॉल आती है, तो जो सिलिका बेस्ड सॉइल होती है, सिलिका बेस्ड सॉल्ट होती है, वो उस वाटर के साथ घुल मिल जाती है। अब पानी तो ऐसा नहीं है कि वो टिका रहेगा पहाड़ पे, वो तो फ्लो करता है, आपको मालूम है, फ्लो करने के बाद वो एक छोटी छोटी नदी यहाँ से बनाती है और वो सीधा का सीधा नदी अरेबियन सी वगैरह में चली जाती है। क्या हुआ, सॉइल से सिलिका निकाल के ले गया क्या वो है, पानी क्या किया, सॉइल से सिलिका निकाल के ले गया। तो ये हुआ क्या, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं लीचिंग, लीचिंग, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लीचिंग, मतलब पानी सॉल्ट में, सॉल्ट पानी के अंदर घुल गया, फिर वहां से पानी बह के निकल गया, है ना, तो इस तरह से सॉल्ट जो है सॉइल से रिमूव हो गया, सिलिका बेस्ड सॉल्ट। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है लीचिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग में भी पढ़े हो लीचिंग, तो यही वो लीचिंग प्रोसेस है, और कुछ नहीं होता, समझ गए। वहां पर भी हम ज्यादा पानी डालते हैं ताकि सॉल्ट वगैरह घुल जाए, फिर वो पानी को ड्रेन आउट करवा देते हैं, इसी को बोला जाता है लीचिंग, है ना, सैलिनिटी ऑफ सॉइल को कम करने के लिए लीचिंग प्रोसेस किया जाता है। तो दिस इज द लीचिंग प्रोसेस। तो ये नेचुरली लीचिंग होके आपका सिलिका बेस्ड सॉल्ट जितने भी है सॉइल से वो बाहर निकल जाएंगे उधर से, तो बचेगा सॉइल में क्या, जनरली बचता है जो मुख्य रूप से, वो बचता है आयरन, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज, ठीक है। तो बेसिकली खास करके आयरन बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में यहाँ पे देखने को मिलेगा, आयरन और एल्यूमिनियम। तो इस तरह का जो सॉइल फिर मिलता है आपको, वो लाल कलर का जनरली दिखता है, लाल कलर का, रेड कलर का, समझ में आ रहा है। और ये जो सॉइल होती है, इस सॉइल को हम बोलते हैं लेटेराइट सॉइल। और ये सॉइल जनरली आपका ये जो ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, फिर माउंटेनियस रीजन, जैसे जहां पे बारिश, मूसलाधार बारिश भी हो रही हो, वहां पे आपको ये सॉइल देखने को मिलता है, इसको हम लेटेराइट सॉइल बोलते हैं। इसमें ये आयरन रिच होती है ना, ये क्या होती है, आयरन रिच, इसलिए कभी भी देखोगे आयरन इंडस्ट्री वगैरह अगर सेटअप किया जाता है तो वहीं पे किया जाता है जिसके बगल में ये आयरन ओर्स मिलते हैं, है ना, इस तरह के सॉइल मिलते हैं जिसमें आयरन ज्यादा हो। समझ गए बात को, तो वो हेडिंग डालिए लेटराइट सॉइल, ये सब इरेज कर देता हूं, ये तो मैं लिखवा ही दूंगा, ये तो प्रोसेस था समझाने का। तो लिखिए लेटराइट सॉइल, इट इज फाउंड ड्यू टू लीचिंग, LEACHING, लीचिंग कॉमा, क्या मतलब इसका, वॉशिंग आउट ऑफ सिलिका बेस्ड सॉल्ट, वॉशिंग आउट ऑफ सिलिका बेस्ड सॉल्ट फ्रॉम सॉइल
and accumulation of iron oxide, aluminum oxide, etc. Generally found in hilly area where we observe heavy rainfall. Example Eastern Ghat, EG, Western Ghat, WG, Northeast region. ऐसा लिख लीजिए. Red in color due to presence of iron oxide in high quantity. ठीक है, ये सारे की पॉइंट्स हो गए इसके. देखिए ये सब चीज हम लोग क्यों इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपके आजकल क्वेश्चन का लेवल चेंज हो रहा है ना, धीरे धीरे एग्जाम अपडेट हो रही है, क्वेश्चन का लेवल चेंज हो रहा है. तो यहां से बहुत अच्छे अच्छे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाते हैं और एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चन you will find in your ES examinations and in different state AJE examinations from this type of soil. Okay, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल है उसको देखते हैं, वो है ऑर्गेनिक सॉइल. उसका जो चर्चा करेंगे वो है ऑर्गेनिक सॉइल. ऑर्गेनिक सॉइल दो तरह का होता है, एक होता है पीट, दूसरा होता है मक, है ना. अब ये होते क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ. देखो यार, समझो बात को. एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें बहुत बड़ा फॉरेस्ट कवर है, मतलब पूरा जंगल जंगल है, जैसे नेशनल पार्क वगैरह होता है, वहां पे जंगल ही जंगल देखते हैं आप, है ना. या फिर कोई भी ऐसा बड़ा एरिया जहाँ फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, तो वहां पे होगा क्या, फॉरेस्ट कवर है, एनिमल्स है, सब कुछ है, समझ रहे हैं. तो वो लोग सब मरेंगे, फिर फॉरेस्ट जो होता है वहां से पत्ते हरदम गिरते रहेंगे जमीन के ऊपर. तो वो जैसे जैसे जमीन के ऊपर गिरेंगे, ठीक है, और जो एनिमल वगैरह डेड बॉडी वगैरह वो सब डिकम्पोज होगा मरने के बाद, तो वो सॉइल में ही तो जा रहा है. किधर जा रहा है, वो सॉइल में जा रहा है. तो सॉइल में जा रहा है, फिर उसका डिकम्पोजिशन होगा ना, ऑर्गेनिक कंटेंट, उसका डिकम्पोजिशन होगा, तो केमिकल चेंज, है ना, केमिकल वेदरिंग. तो यहां से बनेगा एक फाइन ग्रेन सॉइल, समझ में आ रहा है. तो डिकम्पोजिशन होने के बाद तो ऑर्गेनिक रिच हो जाएगा, ये जो सॉइल बनेगी वो ऑर्गेनिक रिच हो जाएगी. और बहुत ऑर्गेनिक चीज जो भी होती है उसका रंग जनरली काला ही होता है, तो ये भी काला रंग का दिखेगा. तो यही जो सॉइल बनता है इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉइल. अब ये दो तरीका का होता है, दो तरीका का क्या, एक होता है मक, दूसरा होता है पीट. जो मक होता है उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट कम होती है, और जो पीट होती है इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज्यादा होती है, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट. मक में कम ऑर्गेनिक कंटेंट, पीट में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट, बस यही चीज है. इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉइल. इसके इसके बारे में और थोड़ा कुछ कुछ प्रॉपर्टी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आपको ये जाननी है कि ऑर्गेनिक सॉइल कैसे कैसे होते हैं. तो दो तरह के ऑर्गेनिक सॉइल होते हैं और इस तरह से वो फॉर्म होते हैं. अच्छा, ये जो पीट बना, जो मैंने आपको बोला पीट, है ना, ये चूंकि इसमें हाई ऑर्गेनिक सॉइल है, तो धीरे धीरे देखो, पहले थोड़ा सा ऑर्गेनिक सॉइल बन गया, उसके बाद फिर से, ये प्रोसेस साइकिल है ना, सालों साल चलते रहेंगे. पत्ते हरदम गिर रहे हैं, जानवर हरदम उनका डेड बॉडी आ ही रहा है, तो ये सालों साल चलेगा. तो सालों साल वो ऑर्गेनिक कंटेंट बनते रहेंगे, वो डिकम्पोज होने के बाद ऑर्गेनिक कंटेंट बनते रहेंगे, तो नीचे वाला जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो और नीचे चले जाएगा, फिर ऊपर एक नया लेयर, उसके ऊपर फिर नया लेयर, फिर नया लेयर. तो इस तरह से जब लेयर बाय लेयर ऑर्गेनिक कंटेंट जमा होते चलेगी, तो सोचो जो निचला वाला लेयर उस पर कितना लोड आएगा, बहुत सारा लोड आ रहा होगा, पूरा ऊपर का सॉइल का आ रहा होगा ना. उस कारण से इस ये ज्यादा कंप्रेस होगा, इस पे ज्यादा दबाव होगा, प्रेशर होगा, जिस कारण से वो कंप्रेस हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से. तो धीरे धीरे कंप्रेस होते 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 सॉलिडिफाई हो जाएगा. क्या हो जाएगा, सॉलिड जैसा बन जाएगा, बहुत तगड़ा, मतलब स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, कोल में कन्वर्ट हो जाती है, यही जाके कोयला बन जाता है, पीट. समझ में आ रहा है. पीट जो है वो जाके बाद में ऑर्गेनिक सॉइल एक तरह का, जो कि बाद में जाके कोयला का रूप ले लेता है. आपको ये एमपी वाले रीजन में आपको बहुत ज्यादा पीट देखने को मिल जाएगा, ठीक है. वहां तो भाई घरों के नीचे कोयला का खदान मिल जाता है, ठीक है. लिखिए ऑर्गेनिक सॉइल, ये भी एक तरह का फाइन ग्रेन सॉइल है ना. केमिकल वेदरिंग केमिकल वेदरिंग का नतीजा है, और फाइन ग्रेन सॉइल है. केमिकल वेदरिंग क्यों, ऑर्गेनिक कंटेंट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, इसलिए केमिकल वेदरिंग. सो केमिकल वेदरिंग से जितने भी सॉइल बनते हैं, दोज आर बेसिकली फाइन ग्रेन सॉइल. तो दिस इज ऑल्सो ए फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है. अब देखिए, इसमें मैंने आपको दो चीज बताई, एक बताई मक जिसमें लेस ऑर्गेनिक मैटर होती है. लेस ऑर्गेनिक मैटर होती है कहने का मतलब और भी कुछ होगा, तो वो क्या होगा, लेस ऑर्गेनिक मैटर प्लस इनऑर्गेनिक सॉइल. इनऑर्गेनिक सॉइल इसकी होती है ये मिक्सचर, समझ गए. इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट लेस होता है, बस यही है. ये वो होता है एक मक सॉइल, उसको हम क्या बोलते हैं, मक. ये भी अप्रोक्सीमेटली ब्लैक कलर की होती है ना, लगभग काली रंग की ये भी होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंटेंट इसमें देखने को मिलता है. पीट, अब ये देखो पीट,
इट कंटेन्स हाई ऑर्गेनिक मैटर, ये तो पूरा का पूरा वही ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन से ही हुआ है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन से, इसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है। इट्स कलर वेरीज फ्रॉम ब्लैक टू डार्क ब्राउन, कलर भी पूछ सकते हैं यार एग्जाम में, है ना, याद रखिएगा। एंड इट पोजेसेस ऑर्गेनिक ऑर्डर, इसकी जो बदबू है या फिर खुशबू कह लो, है ना, वो भी ऑर्गेनिक जैसा ही होता है, ऑर्गेनिक ऑर्डर, ध्यान रखिएगा। हाईली कंप्रेसिबल सॉइल, कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी मच हाई, कंप्रेसिबिलिटी इज हाई। ओके, इस आगे चर्चा होगा, टर्म याद रखिए, यहाँ पे नोट्स लिखवा रहे हैं इसलिए लिखते चलिए। आफ्टर लॉन्ग टाइम, जैसे कि मैंने बोला, यही ऑर्गेनिक, ये जो पीट सॉइल होती है वो लंबे समय के बाद सॉइल का ट्रिमेंडस प्रेशर अपवर्ड, ऊपर जो सॉइल है उसका ट्रिमेंडस प्रेशर जब बॉटम लेयर के सॉइल के ऊपर आती है तो वो कोल में बदल जाती है, फिर इट गेट कन्वर्टेड इनटू कोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना है ये सब चीज। अच्छा, ये ऑर्गेनिक सॉइल जब हम पढ़ेंगे सॉइल क्लासिफिकेशन, वहां पे मैं आपको बताऊंगा फाइन ग्रेन सॉइल क्लासिफिकेशन, तो वहां पे मैं बताऊंगा कासाग्रांडे का चार्ट, कासाग्रांडे साहब ने एक चार्ट बनाया था, प्लास्टिसिटी चार्ट, तो प्लास्टिसिटी चार्ट में इस ऑर्गेनिक सॉइल का जिक्र है। ऑर्गेनिक सॉइल को हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओ OH, ये H का मतलब होती है हाई कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल जो होता है वो हमेशा हाईली कंप्रेसिबल होता है, ध्यान रखना। OH मतलब O का मतलब ऑर्गेनिक सॉइल, H का मतलब हाई कंप्रेसिबिलिटी, ये नोटेशन है, ये सब कुछ आप नोटेशन खुद से बनाने लगोगे, सॉइल क्लासिफिकेशन आगे आएगा, जैसा मन तैसा नोटेशन बनाओगे जबरदस्त वे में, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस बता दिया। ध्यान रहे कि ऑर्गेनिक सॉइल का जिक्र होता है प्लास्टिसिटी चार्ट में, और प्लास्टिसिटी चार्ट में इसको OH कहा जाता है ना, और मतलब इसका मतलब ये है कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, यहाँ H का मतलब होती है हाई कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी को 3 तरीके से वहां बताया गया है, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है L, I और H। L मतलब लो, I मतलब इंटरमीडिएट मीडियम, और H मतलब हाई, तो ऑर्गेनिक सॉइल हाई कैटेगरी में आती है, ठीक है। एक नोट लिखिए, नोट लिखिए आप, नोट क्या लिखेंगे, सिंपल सा नोट है, देखो जो अभी पीट प्लस मक आपने पढ़ा ऑर्गेनिक सॉइल, ये इनको कंबाइनली, मतलब कंबाइंड, इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम क्यूमुलोस सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूमुलोस सॉइल, टर्म है, टर्म ध्यान रखना पड़ेगा, क्यूमुलोस सॉइल क्या है पूछ दिया कभी एग्जाम में तो मालूम होना चाहिए कि इट इज नथिंग बट पीट प्लस मक जो होती है, इन दोनों को मिलाकर हम उसे क्यूमुलोस बोलते हैं, ठीक है, इन कॉम्बिनेशन। चलिए, अब एक तरह का सॉइल और है जिसे हम कहते हैं लोम। लोम क्या है, देखिए अभी तक हमने आपने जैसे देखा कि सॉइल जो बनते हैं वो फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग से बन रहे हैं बहुत सारे सॉइल, बट ये लोम ऐसा नहीं है कि ये किसी रॉक मास का फिजिकल या केमिकल वेदरिंग के कारण ये बना है, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। इसमें हुआ क्या है, जो भी आपके पास प्रेजेंटली जो सॉइल है, जैसे क्ले है, सैंड है, सिल्ट है, इन सभी का एक मिक्सचर है, और ये जो मिक्सचर होता है इनका, सैंड का, क्ले का, सिल्ट का, इन्हें डेफिनाइट प्रोपोर्शन रहता है, समझ में आ रहा है। प्लस इसमें एक बात का और ध्यान दिया जाता है कि कोई भी एक टोटल का 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या है समझाता हूं, लिखिए, लिखिए, लोम क्या है, ठीक है, मतलब ये एक तरह का मिक्सचर है, ये क्या है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ व्हाट, सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन ए डेफिनाइट प्रोपोर्शन, बट लेकिन नन ऑफ इट, नन ऑफ इट मतलब सैंड, सिल्ट या क्ले, इनमें से कोई भी, नन ऑफ इट शुड बी मोर देन या इक्वल टू 50% ऑफ टोटल। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, मैं अभी रेशियो लिखवाता हूं, देखो ये क्वेश्चन आईएएस का क्वेश्चन है, ये लोम के बारे में आईएएस में ऑब्जेक्टिव पूछा है, आईईएस में भी पूछा हुआ है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पूछा है, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी लोम के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में तो थोड़ा टफली पूछ लिया था, ईएस में तो ये सीधा स्टेटमेंट पूछा था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो दूसरा वाला चीज बता रहा हूं वो पूछा था, 4 ऑप्शन दिए थे, 4 कॉम्बिनेशन दे दिए थे सैंड, सिल्ट एंड क्ले के, और बोला गया था इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन लोम रिप्रेजेंट करता है, तो देखो होगा क्या,
स्टेटमेंट पढ़ो, मैंने क्या बोला। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन, बट नन ऑफ इट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 50%। तो एक एग्जांपल अगर लूं, मैं पहले लूम के बारे में बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए सैंड आपका 30%, क्ले हो गया आपका 40%, तो 30-40 कितना हो गया 70, और सिल्ट भी हो जाएगा फिर 30%, तो तीनों मिला के 100% हो गया। तीनों मिला के 100% हो गया, और इनमें से कोई भी 50% या उससे ज्यादा नहीं है, तो ये लोम है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये वेरिएशन कुछ भी हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, बट तीनों का सम 100% होना चाहिए, और इनमें से कोई भी एक 50% के बराबर या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं कि सैंड आपका 20% है, क्ले भी आपका 20% है, और सिल्ट जो है तो 20-20, ये हो गया 60%। तो क्या ये लोम, सेकेंड वाला जो कॉम्बिनेशन बताया, ये लोम रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, दिस इज नॉट लोम, दिस इज लोम। समझ गए? तो ये इस तरह से ऑप्शन बना के डाल दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में स्टेटमेंट का, और उससे पहले कभी किताब में कोई कोचिंग में पढ़ाया नहीं गया था, सिर्फ स्टेटमेंट याद करवाया गया था। उसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है ये समझ में नहीं आया था लोगों को। तो अभी जिसको समझ में आया होगा तो वो टिक लगा दिया होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग वाला। नहीं तो लुल गायब, खत्म। समझ में आ रहा है? तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इनमें से जितने भी सवाल हम लोगों ने डिस्कस किया, सभी अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक नोट बना के और लिखिए, नोट में लिखिए, जनरली ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग, किसके लिए? फिजिकल वेदरिंग के कारण, ऑफ व्हाट? रॉक मास, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। फिजिकल वेदरिंग के कारण मैंने आपको बता रखा है ये पॉइंट, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल जनरली बनती है। दैट इज, जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का मतलब ये होता है ना, कोर्स मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स, जो सॉइल सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे, गोल 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 गोल, मान लो स्फेरिकल नेचर के हैं, है ना, तो गोल 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 गोल, मतलब सॉइल सॉलिड का दाना, सॉइल का जो सॉलिड है उसका दाना का साइज वो बड़ा होगा, सॉइल सॉलिड ग्रेन्स वो बड़े होंगे। समझ में आ रहा है? सो दैट इज, सॉइल सॉलिड विल हैव लार्ज पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज होंगे बड़े बड़े। इसके एग्जांपल क्या है? कोर्स ग्रेन सॉइल में जनरली क्या आते हैं? सैंड और ग्रेवल। यहाँ पे 4 नाम बता रहा हूं, देखो, सैंड, ग्रेवल, सिल्ट, क्ले। ठीक है, यहाँ पे मैंने उनका जो ग्रेन है उनका साइज भी लिख रखा है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, एक तरह से हमने बेस्ड ऑन साइज, मैंने आपको एक तरह से क्लासिफिकेशन बताया। तो दिस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन इट्स पार्टिकल साइज। ठीक है, तो इस चीज को हम और भी आगे चल के अपना एक चैप्टर ही अलग से उसमें भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी चूंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो नोट्स होना चाहिए, है ना। तो नोट्स आपको पूरा डिटेल में बनना चाहिए, कुछ हो ना हो, नोट्स एकदम खूबसूरत बनाओ, क्योंकि जब भी आप बार बार रिवीजन करो तब आपको दिमाग में चीजें आए, हाँ, सारा चीज एक जगह पे होना चाहिए। तो सैंड और ग्रेवल ये दोनों आते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर, और भी आते हैं, कोबेल आता है, बोल्डर आता है, वो सारा आता है, लेकिन हम जनरली ध्यान में रखते हैं सैंड और ग्रेवल। ओके, तो सैंड का जो साइज होता है वो आगे बताएंगे जब क्लासिफिकेशन देंगे, तो वहां पे और भी बोल्डर का बताएंगे, कोबेल का बताएंगे, सबका बताएंगे। तो सैंड का जो साइज होता है 0.075 mm से 4.75 mm के रेंज में होता है सैंड। फिर 4.75 mm से बड़ा लेकिन 80 mm से छोटा या उसके बराबर का जो साइज होता है वो होता है ग्रेवल का। 80 mm मतलब 8 सेंटीमीटर, समझ रहे? इतने बड़े बड़े पत्थर, गोल गोल, इतने बड़े या इतने बड़े, वो सारे ग्रेवल में है ना। नदी के बेस पे देखते हो पत्थर इतने गोल गोल, इतने बड़े बड़े पत्थर देखते हो, वो सभी ग्रेवल में है। समझ में आ रहा है? सैंड मतलब तो देखिए रहे बालू। ओके, तो वो सैंड है, उसके पार्टिकल साइज कितने के होते हैं? 0.075 mm से 4.75 mm, मतलब वो सैंड का एक दाना, छोटा सा दाना का बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यू टू केमिकल वेदरिंग, किसके कारण? केमिकल वेदरिंग, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? फाइन ग्रेन सॉइल। ओके, आपने देखा केमिकल वेदरिंग के कारण अलग अलग फाइन ग्रेन सॉइल्स को हमने देखा। अच्छा, लीचिंग, लीचिंग के कारण भी एक सॉइल बना था, याद है? जो ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट रीजन सब में मिला था, क्या बोलते थे उसको? लेटराइट सॉइल। पूछ सकते हैं, लेटराइट सॉइल केमिकल वेदरिंग का नतीजा है, फिजिकल वेदरिंग का नतीजा है, किसका नतीजा है? लीचिंग का नतीजा है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, क्या लीच आउट हो जाती है उससे? लीच जो होती है वो सिलिका बेस्ड सॉल्ट लीच होके वहां पे आ कौन जाता है? आयरन या अल्यूमिनियम, उनकी प्रेजेंस ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो लाल रंग की दिखती है।
वो ऐसे लोकेशन में बनेगी जहां पर माउंटेनियस रीजन भी है और हैवी रेनफॉल हो रहा है। क्लियर है? फाइन ग्रेन सॉइल बेसिकली यही दो होते हैं, यही दो होते ही है। मतलब जो हम देखते हैं वो देखते हैं सिल्ट, क्ले और भी है ऑर्गेनिक सॉइल वगैरह, वो भी फाइन ग्रेन सॉइल में ही आता है, फाइन ग्रेन सॉइल के कैटेगरी में। लेकिन हम पूरा का पूरा भी सॉइल मैकेनिक्स के अंदर मैक्सिमम यही 4 टाइप ऑफ सॉइल पे हम डिस्कशन अपना करते रहेंगे। सैंड, ग्रेवल, सिल्ट, क्ले, सैंड, ग्रेवल, सिल्ट, क्ले। ये आपको तो रट जाना चाहिए, आगे रट भी जाएगा। सैंड, ग्रेवल, सिल्ट, क्ले, इन्हीं के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये जो सैंड, ग्रेवल, सिल्ट, क्ले है, यहाँ पे जो मैंने पार्टिकल साइज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन लिखा है, ये तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा आपको। ये जो सिल्ट एंड क्ले है, इसे हम बेसिकली कहते हैं फाइन ग्रेन सॉइल। मतलब इसके जो दाने होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे छोटे, बहुत छोटे। क्ले के दाने तो दिखेंगे भी नहीं इंडिविजुअली, ऐसे देखने का सोचोगे तो पता ही नहीं चलेगा अरे यहाँ पे कोई सॉइल पार्टिकल भी है क्या। इतने छोटे, लेस देन 2 माइक्रोन। ये जो 0.002 mm है, इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 2 माइक्रोन। तो 2 माइक्रोन से भी कम का साइज होता है क्ले पार्टिकल का। और 75 माइक्रोन से लेके 2 माइक्रोन तक जो साइज होती है, या फिर 0.075 mm टू 0.002 mm, ये बेसिकली क्या है, 75 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन। ये जो साइज होती है, दिस इज ऑफ सिल्ट। यहाँ पे आप सैंड का ये 0.075 mm जो है, इट इज वन, इसको आप 75 माइक्रोन लिख सकते हैं। 75 माइक्रोन टू 4.75 mm, ये जो साइज होती है वो सैंड की है। ओके, और सैंड से छोटा है सिल्ट, सिल्ट से छोटा है क्ले, सैंड से बड़ा है ग्रेवल। मतलब ग्रेवल पहले, फिर सैंड, फिर उससे छोटा सिल्ट का पार्टिकल, फिर उससे छोटा क्ले का पार्टिकल। समझ गया? सिल्ट और क्ले दोनों को मिला के हम फाइन ग्रेन सॉइल कहते हैं। और भी हैं उसमें, ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल में, लेकिन मुख्य रूप से सिल्ट एंड क्ले जो होती है सॉइल में, वही होती है परसेंटेज फाइननेस इन ए सॉइल। आगे देखेंगे, है ना। तो ये इसके साथ अपनी टॉपिक खत्म हो गई टाइप्स ऑफ सॉइल का। ओके, याद रखिएगा, नोट्स अच्छे से लिखवा दिया है ध्यान से। आगे बात करते हैं, आगे क्या है टॉपिक अपना, 3 फेज सिस्टम ऑफ सॉइल। वेल, तो ये टॉपिक को मैं अलग से डिस्कस करूंगा, स्टार्टिंग फर्स्ट से ही ये टॉपिक डिस्कशन होगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये तो टाइप ऑफ सॉइल वाला वीडियो था, इसमें मिक्सअप हो जाएगा तो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है मतलब अच्छा तो सब कुछ है, अलग से इसका एक डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो थैंक यू, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक, वी विल स्टार्ट 3 फेज सिस्टम ऑफ सॉइल। अब यहां से आपका पूरा सॉइल मैकेनिक्स डिटेल चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 3 फेज सिस्टम को हम लोग समझेंगे, फिर हम कुछ सॉइल के प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे, जैसे उसका यूनिट वेट को डिफाइन करेंगे, वाटर कंटेंट को डिफाइन करेंगे, पोरोसिटी को डिफाइन करेंगे, वॉइड रेशियो को डिफाइन करेंगे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को डिफाइन करेंगे, उसका ड्राई डेंसिटी निकालेंगे, सबमर्ज डेंसिटी निकालेंगे, सब चीज यही से चलेगी। फिर तो हमको 3 फेज सिस्टम ऑफ सॉइल क्या है पहले वो समझ में आना चाहिए। तो ये नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से ड्राइंग बना के, प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन देके, क्या आपको मालूम है सॉइल का, आप लोग बहुत सुन रखे होंगे 3 फेज सिस्टम, 4 फेज सिस्टम भी सॉइल बनता है। कहाँ बनता है याद रखना, मतलब पता करके रखना, और कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा 4 फेज सिस्टम किधर बनेगा। ठीक है, चलिए चालू रखता हूँ, एंडिंग। सब्सक्राइब